ये हमारे पास कौन सी मेडिसिन है, इनका काम क्या है। थायराइड डायरेटिक्स जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होती है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी क्लिनिकल फार्मेसी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, थायराइड डायरेटिक्स जो है कॉमनली कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में और एडेमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग थायराइड डायरेटिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। इनका काम क्या है, ये जो मेडिसिन है ये सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को बॉडी से ज़्यादा करेगा थ्रू किडनीज, और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, थायराइड डायरेटिक्स हमारे पास जो है इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। थायराइड डायरेटिक्स है एक हमारे पास, और एक है थायराइड लाइक डायरेटिक्स। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन जो चेंज डिफरेंस है इन दोनों में वो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, पोटेंसी और क्लिनिकल यूज में इसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। अच्छा, थायराइड डायरेटिक्स में हमारे पास जो कि जिसे हम लोग ट्रेडिशनल थायराइड्स भी बोलते हैं, इनमें हमारे पास दो ड्रग्स है, हाइड्रोक्लोरोथायराइड और क्लोरथायराइड। और थायराइड लाइक डायरेटिक्स में हमारे पास एंडापामाइड और मेट्रोलाजोन है। अच्छा, थायराइड डायरेटिक्स में जो पहली ड्रग है वो हाइड्रोक्लोरोथायराइड है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं, एक इसका लैमिनर साइड है और एक इसका बेजोलेटरल साइड जो इसके बैक पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड चैनल लगा होता है, जहाँ से सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है यूरिन ये फिल्ट्रेट से। लेकिन अब ये जो थायराइड्स ये क्या करती है, इन इस चैनल को ब्लॉक कर देगी, तो सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ब्लड में। तो सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो सोडियम और क्लोराइड का लॉस होगा यूरिन में, और साथ में वाटर का भी लॉस होगा, क्योंकि यूरिन में ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाती है सोडियम की, तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नेफ्रॉन्स में से, किडनीज में से नहीं होती। तो साथ में वाटर भी क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। अच्छा, हम लोग कहाँ पे इन मेडिसिन को, थायराइड डायरेटिक्स को कहाँ पे हम लोग देते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, एडेमा को ट्रीट करने के लिए, एडेमा के साथ हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए। एडेमा ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में टिश्यूज में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीजेज में भी इसको देते हैं, और साथ में लिवर सिरोसिस हो तो उसमें भी देते हैं। क्यों लिवर सिरोसिस में, क्यों लिवर सिरोसिस में ये होता है कि लिवर में उस तरह की प्रोटीन्स नहीं बनती लाइक एल्ब्यूमिन वगैरह, तो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की वो कम हो जाती है, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो टिश्यूज में चला जाता है, तो वह बॉडी में एडेमा काज होता है। तो उस एडेमा को को ट्रीट करने के लिए, उस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेटिक्स यूज करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये अफेक्टिव है माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और इनएक्सपेंसिव है। इसका डोज, कॉमन एडल्ट डोज जो है इसकी 12.5 टू 50 मिलीग्राम डेली। और साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, हाइपोकैलीमिया है, हाइपरकैल्सीमिया है। अच्छा, होता है ऐसे है कि यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं उसमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड चैनल होते हैं, तो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड जो है अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, तो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ पे पीछे हमारे पास जो है वो सोडियम और क्लोराइड का सोडियम और कैल्शियम का चैनल लगा होता है, जिसमें से सोडियम ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है और कैल्शियम जो है वो सेल्स के अंदर आता है। अब क्या हो गया कि इन ड्रग्स ने सोडियम और क्लोराइड को इनहिबिट कर दिया, तो ये चैनल जब इनहिबिट होंगे तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड जो है वो, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं होगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं होगी तो सोडियम यहाँ से भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम भी अंदर नहीं आएगा। जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो सेल्स के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो इन कैल्शियम चैनल से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, तो पेशेंट को क्या होगा, एक तो हाइपर कैल्सीमिया होगा क्योंकि यहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। फिर हाइपोकैलीमिया कैसे होगा, यहाँ पे अब सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो यूरिन में जो फिल्ट्रेट है उसमें क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के आयंस हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आगे यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम, इन्हीं सेल्स में इधर पोटाशियम चैनल्स लगे होते हैं, तो पोटाशियम लीकी चैनल्स, तो ये जो फिल्ट्रेट में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो मजीद जो है
पोटाशियम आयंस को इन चैनल से लीक करवा के फिल्ट्रेट में एक्सक्रीट आउट कर लेता है। तो बॉडी में हाइपोकैलीमिया, पोटाशियम की भी कमी हो जाती है। अब अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कैसे बढ़ जाता है। ज़ाहिर है जब बॉडी में हाइपोकैलीमिया होता है तो पोटाशियम की जब बॉडी में कमी होगी तो इंसुलिन का रिलीज जो है वो नहीं होगा। पोटाशियम चाहिए हमारे पास इंसुलिन के रिलीज के लिए भी। पोटाशियम जो है वो सोडियम, हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं जो जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, तो यहाँ पे सोडियम और पोटाशियम के चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम चैनल। तो होता ही है कि जब ग्लूकोज अंदर आता है यहाँ पे तो यहाँ पे एटीपी बनता है। जब एटीपी का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो ये जो चैनल है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो पोटाशियम का लेवल अंदर बढ़ जाएगा। जब पोटाशियम का लेवल अंदर बढ़ जाएगा तो डीपोलराइजेशन काज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कैल्शियम चैनल है ये ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से कैल्शियम अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, जो इंसुलिन के वेजिकल्स हैं उन यहाँ इस सेल से इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे। वेजिकल्स को ला के यहाँ से इसकी क्या करेंगे, वेजिकल्स को रप्चर करेंगे और इंसुलिन को रिलीज करेंगे। अब बॉडी में अगर पोटेशियम की कमी है तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। यूरिक एसिड को कैसे ये ज़्यादा करता है, तो हमारे पास ये जो थायजाइड डायरेटिक्स है ये यूरिक एसिड की जो सिक्रीशन है, इसका जो एक्टिव सिक्रीशन है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पंप्स लगे होते हैं जिसमें से यूरिक एसिड जो है वो ब्लड से डायरेक्टली यूरिन में पंप आउट किया जाता है। तो उन ट्रांसपोर्टर्स, तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड के साथ compete करता है और यूरिक एसिड को सिक्रेट नहीं होने देता, तो बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। थायजाइड डायरेटिक्स। अच्छा, क्लिनिकल कंसिडरेशन इसके क्या है कि हम लोगों ने ये क्या करना है कि जब ये मेडिसिन हम लोग लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल साथ साथ मेजर करते जाना है, पोटेशियम और सोडियम का लेवल, के बॉडी में हाइपोकैलीमिया ना हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया ना हो जाए। अब चलो अगर हाइपोकैलीमिया हो भी गया तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम सप्लीमेंट्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि हाइपोकैलीमिया का रिस्क ना हो। अच्छा, थायजाइड डायरेटिक्स में अब क्लोरथालिडोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड की तरह ही है। ये भी क्या करता है, सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। लेकिन इसका ये है कि इसका हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और एडेमा को ट्रीट करने के लिए। डोज इसकी 12.5 टू 25 मिलीग्राम है। एडवांटेजेस क्या है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरोथाइजाइन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है तो डोजिंग वंस डेली डोज हम इसकी पेशेंट को देंगे। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की तरह ही है, वही हाइपोकैलीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया काज करेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्बेंस जो है वो काज करेगा। क्योंकि इसकी पोटेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्टर्बेंस जो है ये काज करेगा। और क्लिनिकल कंसिडरेशंस क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जब ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो है मॉनिटर करेंगे, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें ये किडनी का इशू हो तो उन पेशेंट्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो है वो प्रॉपरली मस्ट मेजर करना है। अच्छा, अब थायजाइड लाइक डायरेटिक्स है, इसमें इंडापामाइड है। इंडापामाइड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इंडापामाइड कैसे काम करता है, ये भी इनहिबिट करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, उसी तरह ही जैसे कि थायजाइड सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इसका वेजोडाइलेटरी इफेक्ट भी है, ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है तो बंदे का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इंडिकेशंस कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन और एडेमा में इसको यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या है कि इसका जो रिस्क है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका ज़्यादा है। इसका भी डेली 1 डोज ही चाहिए होगा। डोज इसकी क्या है, 1.25 टू 2.5 मिलीग्राम डेली। और रिस्क ऑफ हाइपोकैलीमिया एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है वो कम है, और क्लोरथाइडोन के मुकाबले में भी इसकी जो रिस्क ऑफ हाइपोकैलीमिया वो क्या है, कम है।
और मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया ये बहुत कम काज करता है। क्लिनिकल कंसिडरेशंस यहाँ पे क्या है? अच्छा, प्रेफर कर सकते हैं हम लोग इंडापामाइड को उन पेशेंट्स में जिनको ये डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो, वहाँ पे हम लोग ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं सेफली। और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी जिन लोगों को किडनीज का इशू हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो है हम लोगों ने साथ साथ इसके मेजर करना है। मेटालोजोन क्या को इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी थायजाइड की तरह ही है, उसी तरह सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, लेकिन ये कि ये इसकी पोटेंसी ज़्यादा। और ये उन पेशेंट्स में रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में हम लोग सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग इसको लूप डायरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनको किडनीज इशू। कहाँ पे हम देंगे? एडेमा में, हार्ट फेलियर में, क्रोनिक किडनी डिजीज में, लूप डायरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में। डोज इसकी क्या है? 2.5 to 5 मिलीग्राम डेली इसकी डोज है। एडवांटेजेस इसके क्या है कि ये भी पोटेंट है, और रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में हम लोग इसको सेफली दे सकते हैं, वो भी लूप डायरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो थायजाइड की तरह ही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस काज करना, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। तो केयरफुली मॉनिटरिंग करनी होगी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स की, किडनी फंक्शन की ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और हम लोग इसको फ्यूरिसिमाइड लूप डायरेटिक्स के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि डायलिसिस को इन्हांस किया जाए कौन से पेशेंट्स में जिनको हार्ट फेलियर हो। अच्छा, अब क्लिनिकल कंसिड्रेशंस की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग हम लोगों ने करनी है। जब भी हम लोग ये थायजाइड वगैरह यूज़ करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स की मॉनिटरिंग करनी है, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम और पोटेशियम का लेवल जो है वो चेक करते रहना है। एफिकेसी इसकी देखते हैं। क्लोरथालिडोन की जो इसकी ये कि इसका जो क्लोरथालिडोन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। तो हम लोग इसको हाइपरटेंशन में जो है वो सेफली यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है। लेकिन है तो दोनों इफेक्टिव, लेकिन क्लोरथालिडोन का ये है कि उसका जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा। अच्छा, पोटाशियम सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को दे सकते हैं जिनको हाइपोकैलेमिया का इशू आ जाए, तो उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटाशियम सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं तो उनमें हम लोग जो है ये इंडापामाइड इंडापामाइड यूज़ करेंगे। इंडापामाइड का ग्लूकोज के लेवल पे बहुत कम इम्पैक्ट ये अपना डालता है, तो हम लोग इन पेशेंट्स में इंडापामाइड यूज़ करेंगे। अच्छा, मेटालोजोन जो है इसकी पोटेंसी जो है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल थायजाइड्स, और ये यूज़फुल है उन पेशेंट्स में, रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग डायरेटिक की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस अगर ये थायजाइड लाइक डायरेटिक्स और ट्रेडिशनल थायजाइड डायरेटिक्स जो काज करती है, तो इसको हम लोगों ने केयरफुल प्रॉपर तरीके से मेजर करते रहना है कि हाइपोकैलेमिया ना हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंडापामाइड और क्लोरथायजाइड का ज़्यादा है, तो अब यूज़ कहाँ पे करना है? क्लिनिकल यूजेज इसकी क्या है? तो सारी डायरेटिक्स हमारे पास हाइपरटेंशन और एडेमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो थायजाइड लाइक डायरेटिक्स जो है मेट्रोलाजोन, ये ज़्यादातर यूज़फुल है हार्ट फेलियर पेशेंट्स में और किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, जब किसी और डायरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में देना हो। अच्छा, उन पेशेंट्स में जिनको रीनल इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हम लोग मेट्रोलाजोन और इंडापामाइड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, और लो रीनल क्लियरेंस लेवल पे ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू थाइजाइड्स और क्लोरोथाइजाइड्स। ये हमारे पास समरी टेबल है जिसमें डायरेटिक्स को क्लासिफाई किया। थायजाइड थायजाइड लाइक डायरेटिक्स, इनका फंक्शन क्या है? बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कॉमनली कहाँ पे यूज़ होती है, और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
समरी क्या है कि थायजाइड डायरेटिक्स और थायजाइड लाइक डायरेटिक्स जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का सेम है, लेकिन ये है कि कुछ बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ, ड्यूरेशन, पोटेंसी और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जबकि क्लोरोथाइजाइड को बहुत कम प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन ये स्टिल इफेक्टिव है हाइपरटेंशन और एडेमा को ट्रीट करने में। एंडापोमाइड और मेटालोजोन जो है इनका ये है कि इनके हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स कम है, पोटेंसी भी ज़्यादा है। तो ये इसके क्या है, हमारे पास जो है इसकी ये बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं।